हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 18th ऑफ सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 18th ऑफ सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ या पर डे का ऑडियो रिवीजन करना है या करंट अफेयर क्विज ये सभी सॉल्व करने हैं तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पढ़ रखे थे उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ड्राई राशन योजना जो कि लेकर के आ रही है उड़ीसा गवर्नमेंट, और हाल ही में पेप्सिको के द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा में इसकी एक खाद्य सुविधा प्लांट ये ओपन किया जाना है। भारत में पहली बार फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की सुविधा ये पेटीएम के द्वारा शुरू की गई है। और जो NIOS है, जिसे आप शॉर्ट में नियोस कह सकते हैं, इसे यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोजेक्ट उड़ान जो कि लेकर के आई है IIT बॉम्बे। किस देश ने हाल ही में स्वदेश में विकसित पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? साउथ कोरिया ने AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट आई रास्ते ये लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। टाइम मैगजीन के द्वारा भारत के 3 व्यक्तियों को 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी हाल ही में क्या किया है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को जो 30% रिजर्वेशन ये देता था ये बढ़ा करके 40% कर दिया गया है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला संयंत्र ये कहाँ शुरू किया है? CO2 यानी आप जानते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड ये अवशोषित करने के लिए। तो CO2 कैप्चर के लिए ये जो पहला प्लांट है टाटा स्टील के द्वारा जो कि शुरू किया गया है जमशेदपुर में। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक शोधक प्लांट था ये किस देश के द्वारा शुरू किया जा रहा है? आइसलैंड के द्वारा। हालांकि जो रिपोर्ट मैंने आप लोगों को बताई थी कि दुनिया में यदि देखा जाए तो कार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश ये है चाइना, दूसरे स्थान पर है USA और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत आता है। और इससे यानी कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है इसके लिए भारत सरकार काफ़ी पहल भी कर रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो COP21 रहा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो कि 2015 में आयोजित किया गया था, इसमें भारत की तरफ से ये फैसला किया गया था कि आने वाले समय में मतलब कि 2030 तक हम अपनी कुल एनर्जी का 30 से 35% हिस्सा जो है ये रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। तो भारत भी यदि देखा जाए तो कार्बन का टॉप 3 उत्सर्जक देशों में ये शामिल है, जो कि जलवायु परिवर्तन की समस्या जो दुनिया में चल रही है इससे निपटने के लिए ज़रूरी भी है कि भारत इस तरह की पहले शुरू करे। हालांकि भारत के द्वारा और भी कुछ पहले की जा रही है, जैसे कि E-व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, वृक्षारोपण नीति अपनाई जा रही है। अब इसी में टाटा ग्रुप के द्वारा ये बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है और आप कह सकते हैं ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये भारत की पहली कंपनी बन गई है टाटा ग्रुप। यदि हम बात करें टाटा ग्रुप की तो इसकी स्थापना 1868 में किसके द्वारा की गई थी? जमशेद जी टाटा के द्वारा। अच्छा, जमशेद जी टाटा, इनका नाम भी अभी करंट से रिलेटेड है। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में ये जून 2021 की बात है, ह्यूरन रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि सदी का सबसे बड़ा दानवीर, मतलब कि बीते 100 सालों में यदि देखा जाए तो दुनिया के सबसे बड़े दानवीर ये जमशेद जी टाटा ही थे। और इन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 102 अरब अमेरिकी डॉलर यदि वर्तमान में हम कैलकुलेट करें तो मौजूदा ये 7.57 लाख करोड़ रुपए इतने तो इन्होंने डोनेट ही कर दिए थे। मतलब आप सोच सकते हैं ये कितने बड़े दानवीर थे। दुनिया में दानवीरों की लिस्ट में ये रहे थे टॉप पर। इसके अलावा आप रिलेट कर सकते हैं ताज होटल जो कि मुंबई में स्थित है। ये जो ताज होटल है ये भी अभी करंट से रिलेटेड है। हाल ही में इसे दुनिया का सबसे मजबूत होटल ये डिक्लेयर किया गया। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि CO2 कैप्चर के लिए ये जो भारत का पहला संयंत्र है ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। यहाँ से आप एक और फैक्टर रिलेट कर सकते हैं। देखिए, भारत का जो पहला स्टील प्लांट था यानी कि इस्पात कारखाना ये कहाँ स्थापित किया गया था? इसी जमशेदपुर में। कब स्थापित किया गया था? 1907 में। और ये रहे आप लोगों के कल के इनामी सवालों के दोनों जवाब। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ है इसका परिवर्तित नाम क्या हो गया है? और किस राज्य ने भारतीय कुश्ती को 2032 तक के जो ओलंपिक है उस समय तक के लिए गोद लेने का फैसला किया है? उदित सर के द्वारा आप लोगों के लिए ये जो GK बूस्टर डोज चलाई जा रही है डेली 9 बजे रात में, इससे जुड़ना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। हर तरह के GK के क्वेश्चन सर के द्वारा इसमें कवर कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है इसे देश का
53rd टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। अब इसे आप रिलेट करते चलेंगे। देखिए, तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है मेघामलई टाइगर रिजर्व, जिसे कि अभी रिसेंटली ही भारत का 51वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। फिर राजस्थान का एक टाइगर रिजर्व है, नाम है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। और अब 53वां यानी कि 53rd टाइगर रिजर्व बन गया है छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ये बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, ये सभी वन्य प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जिसे आप शॉर्ट में NTCA कहते हैं, इसे ही मतलब कि इसी के द्वारा इस घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर करने की मान्यता मिल चुकी है। और इन टाइगर रिजर्व में आप जानते ही हैं टाइगरों का संरक्षण किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये की गई थी 1973 से। तो अब भारत में टोटल टाइगर रिजर्व पूछे जाएँ तो ये है 53। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि अभी हाल ही में जो बाघ सर्वे किया गया था, चौथी रिपोर्ट थी इसकी, 2018 में प्रकाशित की गई। मतलब कि 2018 की ये जो रिपोर्ट थी, ये लाई गई थी 2019 में। इसमें क्या बताया गया था कि भारत में अब जो टाइगरों की संख्या है, ये बढ़ करके 2967 हो गई है। ये एग्जैक्ट डेटा एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप याद रखेंगे। भारत में टोटल टाइगर्स की संख्या 2967 है। पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, इसलिए चौथे ऑप्शन में मैंने मध्य प्रदेश लिख रखा है। एग्जैक्ट ये भी यदि पूछा जाए तो ये है 526। दूसरे स्थान पर कर्नाटक का स्थान आता है, जहाँ 524 टाइगर हैं। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और ये जो आप देख रहे हैं बिलासपुर, इसे बिलासपुर में स्थित है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल तो ये है अनुसुईया उइके। एक हाथी अभ्यारण्य है लेमारू हाथी अभ्यारण्य, जो कि चर्चे में रहा था, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कोयले के उत्पादन में, मतलब कि कोयला मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, कोयले के उत्पादन में नंबर 1 राज्य ये छत्तीसगढ़ ही रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई। ये मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही पढ़ाया था, ये भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे किसी भी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। और यदि आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक ज़रूर करेंगे और अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने किस देश के मानवीय संकट के लिए लगभग $1.2 बिलियन की सहायता की घोषणा की है, तो ये घोषणा की गई है अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान की जो अशांति है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ के जो हालात है, जनता जिस हिसाब से यहाँ प्रताड़ित है, एक तरह की सहायता है लगभग $1.2 बिलियन की, जो कि इस देश को की जा रही है। और इसकी हिस्ट्री, तालिबानियों वाली जो हिस्ट्री मैं आप लोगों को कितने बार बता चुकी हूँ, आप लोगों को मालूम ही होगा। यदि हम बात करें अफगानिस्तान की, इसकी कैपिटल काबुल है। काबुल पर भी तालिबानियों ने अपना हक जमा लिया है। करेंसी है अफगानी। और हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कैसे, मैंने आप लोगों को याद करवाया था, खुद को ही प्राइम मिनिस्टर बना लिया है, यानी कि अंगखुद, मोहम्मद हसन अंगखुद ये बन गए हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, अफगानिस्तान में भारत की सहायता से बना जो पहला बांध था, इसका नाम था सलमा बांध। दूसरा बनना था सहतूत बांध, लेकिन यहाँ के जो राष्ट्रपति थे ये भाग गए हैं। मतलब कि जो अशरफ गनी थे, ये देश छोड़ करके भाग गए हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ रुका हुआ है। अब देखिए, कुछ अन्य कंट्रीज़ है जो कि ऑप्शन में मैंने लिख रखी है, ये किसी न किसी संकट से गुजर रही हैं। पाकिस्तान के यदि हम बात करें तो FATF के द्वारा इसे अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। श्रीलंका के बारे में आप जानते ही हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि एक तरह के आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ का समाप्त हो चुका है। फिर यदि हम बात करें म्यांमार की, ये फरवरी की ही बात है। म्यांमार में जिस हिसाब से तख्ता पलट हुआ, यहाँ की जो नेता थी आंग सान सू की, इन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में यहाँ के जो सेना प्रमुख थे मिन आंग लाई, इन्होंने खुद को ही म्यांमार का राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया था। तो ये तो हो गई देश दुनिया की बातें। अगला क्वेश्चन है, ई वाहनों को अपनाने के लिए जोर देने के लिए शून्य अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा की गई है। अब पहले भी मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट क्वेश्चन में ही, जो अपना देश भारत है, ये कार्बन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। और जो प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की जाती है, उसमें दिल्ली का नाम आ चुका है,
फॉर एग्जांपल अभी गाज़ियाबाद का नाम भी आया था। तो भारत की बहुत सारी सिटीज़ हैं जो कि प्रदूषण की समस्या से घिर चुकी हैं, जिसका सीधा-सीधा असर इंसानों के हेल्थ पर होता है। और क्लाइमेट चेंजेस की जो समस्या है, इससे निपटने के लिए विभिन्न देशों की सरकारें प्रयास कर रही है। तो भारत के द्वारा भी एक पहल है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई वाहन अपनाएं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो यही डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी व्यक्ति ई वाहन खरीदेंगे, इन्हें 100% रोड टैक्स से छूट दी जाएगी। हालांकि ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो यहाँ ई वाहनों को जोर देने के लिए, यानी कि ई वाहन लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, इसके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस शून्य पहल की शुरुआत की गई है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक और न्यूज़ सुनी होगी, ओला जो कि भारत की सबसे बड़ी स्कूटर निर्माता कंपनी है, ओला का मतलब कि ओला की जो ई व्हीकल थी, एक दिन में 1 करोड़ स्कूटर इसके तो वैसे ही बिक गए हैं। और आप लोग भी अब नेक्स्ट यदि खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप ई व्हीकल ही परचेस करेंगे। अब ये पहल है नीति आयोग की, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है इसकी फुल फॉर्म। योजना आयोग के स्थान पर 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। इसमें आप एक क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, पहले अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि जब ये 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, उसके पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा की सरकार आ चुकी थी। तो पहले अध्यक्ष यही हो गए और अभी भी यही हैं, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। उपाध्यक्ष में लोगों में कन्फ्यूजन होता है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में घुमा करके पूछा भी जा चुका है। देखिए, उपाध्यक्ष अभी तो है राजीव कुमार, लेकिन जब ये नीति आयोग लाया गया था उस समय इसके जो पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे ये थे अरविंद पनगड़िया। तो दोनों में आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रोवाइड कराया जाएगा? तो ये रिलेटेड है कश्मीर से। मतलब ये कश्मीर का ये जो मशहूर विलो क्रिकेट बैट है, इसे जीआई टैग दिया जाना है। और किसी भी प्रोडक्ट को यदि जीआई टैग मिलता है, जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो जीआई टैग मिलने के बाद उस वस्तु को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है। साथ ही इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ने लगती है। डिमांड बढ़ने से मार्केटिंग भी बढ़ जाती है। यदि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 200 से अधिक बैट बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, जिसमें कि सैकड़ों लोग काम करते हैं। मतलब कि इन सैकड़ों लोगों की जो रोजी रोटी है इन्हीं बैट बनाने वाली फैक्ट्रियों से ही चलती है। तो इन्हें जीआई टैग दिया जाना है। रिलेटेड है कश्मीर से। अच्छा, कश्मीर का एक और प्रोडक्ट है, आप लोगों को यदि याद होगा तो गुच्छी मशरूम, इसे भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग की बात की ही जा रही है तो देखिए, सबसे पहले ये मिला था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। अभी ऑप्शन से हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु की हम बात करें तो डिंडीकुला ताला, कडांगी साड़ी और पंचतीर्थम प्रसाद, इन तीनों ही प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। बिहार के 4 प्रोडक्ट हैं, जर्दालू आम, मगही पान, कटरानी राइस और शाही लीची। शाही लीची ज़रूर आप याद रखेंगे, पहली बार इसका एक्सपोर्ट किया गया है ब्रिटेन को। तो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब कि लोगों में इसकी डिमांड है, लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए इसका एक्सपोर्ट किया गया है। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो अल्फांसो आम आप लोगों को मालूम ही है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो पालगढ़ है, पालगढ़ का जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है चीकू। इसका भी पहली बार एक्सपोर्ट ये किया गया था ब्रिटेन को। और भी आप कुछ रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि ओडिशा की कंधमाल हल्दी हो गई, केरल का मयूर गुड़ हो गया, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा, इन सभी को जीआई टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनु महावर को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन नियुक्त किया गया है? तो फिर से आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं यानी कि जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं, यहाँ हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है, जबकि जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है यहाँ नियुक्त होते हैं अम्बेसडर यानी कि राजदूत। तो हम बात कर रहे हैं कि मनु महावर, ये भारत के जो मनु महावर हैं इनकी नियुक्ति भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में की गई है। कहाँ की गई है? मालदीव में। तो ये है मनु महावर, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये 2 दिन पहले हो सकता है आप लोगों ने पढ़ रखा हो, मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा कि हाई कमीशन या एम्बेसडर का क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है। देखिए, आप रिलेट कर पाएंगे। यदि हाल ही में मालदीव के जो विदेश मंत्री रहे थे, विदेश मंत्री का नाम यदि आप लोगों को याद होगा तो इनका नाम क्या है? शाहिद अब्दुल्ला। मैं यहाँ लिख देती हूँ, शाहिद अब्दुल्ला ये विदेश मंत्री है, लेकिन इनकी नियुक्ति अभी कहाँ की गई है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में। अब ये तो है मालदीव की नियुक्ति की गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो इसका भारत से क्या लेना देना? देखिए, भारत से इसका लेना देना है, क्योंकि मालदीव ये हमेशा से ही भारत का मित्र राष्ट्र रहा है। अब जब इसका कोई व्यक्ति यूनाइटेड नेशन में अध्यक्ष बना है, तब ये भारत के पक्ष को भी वहाँ मजबूत बना सकेगा। तो भारत का इसके साथ संबंध अच्छे होना ये भी ज़रूरी बात है। तो ये जो हाई कमीशन की नियुक्ति की गई है
ये मालदीव में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यदि हम बात करें मालदीव की, आप जानते ही हैं कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया। और भारत और मालदीव के बीच में आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है इकुवरिन। इसका भी आयोजन किया जाता है। इसके आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए मालदीव में जैसे वाटर विला होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, सेम उसी शैली में भारत में भी कहाँ, तो भारत में लक्षद्वीप में ऐसे ही वाटर विला स्थापित किए जाने हैं, जिसके लिए भारत सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे कि यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकेगा। मालदीव से रिलेटेड जो मैंने फैक्ट आप लोगों को बताए हैं, ये आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं। देखिए प्रेसिडेंट का नाम मैं नहीं बता पाई थी, तो ये है इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने भारत और किस देश में जो भुगतान प्रणाली है यूपीआई और पे नाउ, इन्हें आपस में जोड़ने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है अभी हाल ही में सिंगापुर में। यूपीआई आप जानते ही हैं, एग्जाम में अभी हाल ही में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था। इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये तो हो गया भारत का, और पे नाउ आप कह सकते हैं ये है सिंगापुर का। तो इन दोनों को ही कनेक्ट करने के लिए, मतलब कि यूपीआई और पे नाउ, इन दोनों को ही कनेक्ट करने के लिए आरबीआई के द्वारा ऐसा फैसला किया गया है, और हो सकता है कि 2022 तक ये शुरू कर दिया जाए। तो इससे होगा क्या, तो देखिए इसके जो यूज़र हैं दोनों ही देशों में, ये कम लागत के साथ पैसों का ट्रांसफ़र ईजिली कर सकेंगे। तो अभी यदि हम बात करें सिंगापुर की, आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। सिंगापुर सिटी कैपिटल है, डॉलर है यहाँ की करेंसी, ली सियुन लुंग ये दोबारा से यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। और भारत की यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी जो नेवल एक्सरसाइज है, ये सिंगापुर के साथ ही आयोजित की जाती है। और अभी इसका 28वां एडिशन रहा है। भारत और सिंगापुर की नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है सिम्बेक्स। अभी ये हाल ही में संपन्न हुआ। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, तो आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें समझौता करने वाला यानी कि इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश सिंगापुर बना। ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि भारत आरसीईपी का मेंबर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ यूपीआई की बात की जा रही है, तो आप लोगों को रिलेट करना है पेटीएम। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फास्टैग पर पार्किंग की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का ऐसी पहली कंपनी बनी पेटीएम। फिर फ़ोनपे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, यूपीआई पर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी फ़ोनपे बनी थी। इसके अलावा भूटान से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, तो जो भीम एप्लीकेशन है, भीम की फुल फॉर्म क्या बनती है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। हाल ही में भारत का ये जो भीम ऐप है, ये भूटान में भी लॉन्च किया गया। तो ये भी आप रिलेट करके याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी की कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है। तो ये भी हाल ही में स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसका मतलब है क्या, तो आप लोगों को ये 4 अंतरिक्ष यात्री या 4 व्यक्ति तो दिख ही रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आम नागरिक हैं, और इन आम नागरिकों को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में कहने का मतलब है कि पृथ्वी की कक्षा में पहली बार बतौर टूरिस्ट इन 4 लोगों को भेजा जाना है। और इस मिशन को नाम दिया गया है इंस्पिरेशन 4। 4 मतलब कि 4 लोग, और इंस्पिरेशन 4। और आप जानते ही हैं यहाँ स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने की कितनी होड़ मची हुई है। कुछ प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके नामों के बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे, उनमें तो होड़ मची हुई है कि कौन पहले ये सारी चीज़ें लॉन्च कर सकता है। ये जो 4 यात्री होंगे, ये आप कह सकते हैं इन्हें जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ आप कह सकते हैं 2 BHK का फ्लैट होता है, एक तरह का चलता फिरता घर, जहाँ अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, 2-4 महीने रहते हैं और अपनी रिसर्च करते हैं। तो इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी लगभग 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं, ये जो 4 लोग जा रहे हैं, ये 3 दिनों तक यहाँ रहेंगे। केवल 4 ही लोग जा रहे हैं, और ये उपलब्धि हासिल करने वाला, मतलब कि आम लोगों को इस टूरिज्म वॉक पर भेजने वाली जो पहली कंपनी बन गई है, ये बनी है स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी है। एक और चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं, एलन मस्क ये भी हाल ही में खुद भी अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, ये तो आप लोगों को मालूम है। लेकिन सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रा पर कौन गए थे, वर्जिन गैलेक्टिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसके मालिक है रिचर्ड ब्रैंसन। इन्होंने अंतरिक्ष में जाकर के ऐसी पहली उपलब्धि अपने नाम कर ली थी। ब्लू ओरिजिन ये किसकी कंपनी है, तो यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस की कंपनी। जेफ बेजोस ये भी अंतरिक्ष यात्रा करके आ चुके हैं। इनके रॉकेट के नाम हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि किस रॉकेट पर बैठ करके ये गए थे। रॉकेट का नाम है न्यू शेफर्ड रॉकेट। एक कंपनी बच गई स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी या पहली कंपनी आप कह सकते हैं, तो ये बन गई है हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ही। कुछ रैंडम रिवीजन हम कर लेते हैं। देखिए, लोहे पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे हम यकृत
या लीवर कहते हैं। पहला तेल शोधक संयंत्र भारत का डिगबोई असम में है। और यूनेस्को का जो कलिंग पुरस्कार है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे बसी हुई है, इसी हैदराबाद में जो चार मीनार है, कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन की क्रिया, यानी कि जो खाना आप खाते हैं सबसे ज़्यादा छोटी आंत में मौजूद रहता है सबसे ज़्यादा समय तक। आनुवांशिकता के नियम, यानी कि जो जेनेटिक के नियम थे, इसका प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया। और सबसे पहले इंसानों ने तांबे का इस्तेमाल किया। बॉल पेन का सिद्धांत पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। और ये तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, रेशम के कीड़े जो कि सहतूत के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर प्रहलाद सिंह पटेल था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है कि अंतरिक्ष एजेंसी का जो मार्स रोवर है, इसने पृथ्वी पर वापसी के लिए पहले चट्टान का सैंपल भेजा है। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए। और देखिए, कल मैंने आप लोग सभी के कमेंट पढ़े थे, बहुत ही मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली है। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और जितना सपोर्ट अभी तक करते आए हैं वो ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।